In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you are watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So in this video, we are going to discuss about actually limitations of Newton's laws of motion. So Newton's के जो laws है उसको तो हमने discuss कर लिया था, ठीक है? Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, ठीक है जी? अच्छा, तो न्यूटन का जो पहला कानून था उसमें क्या था? हमने ये कहा था कि जब हम कोई बॉडी रेस्ट में या फिर मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स एक्ट ना करें तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तो, अगर कोई नेट फोर्सेस एक्ट नहीं करती तो, ठीक है ना? एक बॉडी रेस्ट में पड़ा है तो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स हम नहीं लगाते तो। ये चीज थी। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसमें हमने क्या किया था? उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई थी, ठीक है ना? तो हमने किसी बॉडी के ऊपर जैसे हमने फोर्स लगाई तो हमने ये कहा कि उसकी जो मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज आती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है ना? तो वो जो चेंज पैदा हो रहा है वेलोसिटी में, वो एक्सेलरेशन पैदा कर रहा था, ठीक है ना? तो हमने एक्सेलरेशन को देखा था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसी चीज के फोर्स के, जो कि हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह से न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने क्या देखा था? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का क्या होता है? एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अब हम देखने वाले हैं इनकी लिमिटेशंस को एक्चुअली, ठीक है जी? यस, तो अब देखते हैं हम कि इनकी जो लिमिटेशंस है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, वो क्या है? The problems arise when we deal with the motion of elementary particles, ठीक है ना? अब elementary particles के अंदर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है ना? तो न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी जो मोशन है, ठीक है ना, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी? तो हम क्या कहते हैं? The problems arise when we deal with the motion of elementary particles having velocities close to that of light। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो वेलोसिटी है, जिनकी जो स्पीड है, वो इक्वल टू हो किस चीज के? स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है जी? तो जो बॉडीज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो या तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है? स्पीड ऑफ वेलोसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब बाकी जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी जो मोशन है, उनकी जो वेलोसिटी है, वो या तो इस स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है या स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है जी? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो इस स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो, ठीक है? अच्छा, तो क्यों नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि फिर बाद में उसका जो मास है वो ही निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये आगे की बात है। तो अभी आपने ये देखना है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज होती हैं वो क्लोज होती हैं टू दैट ऑफ लाइट, ठीक है? वो क्लोज होती हैं टू दैट ऑफ द लाइट, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती हैं, क्लोज टू होती हैं, ठीक है जी? यस, तो इसके ऊपर जो है वो न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, जो कि वेलोसिटी है किस चीज की? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। अच्छा, तो अब हम यूं कहते हैं, फॉर दैट पर्पस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज एप्लीकेबल। तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्विवेलेंट होती है टू द स्पीड ऑफ लाइट, टू द वेलोसिटी, टू द स्पीड ऑफ लाइट, उनके इक्विवेलेंट होती है जिन ऑब्जेक्ट्स की, जिन बॉडीज की वेलोसिटी। तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं जी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है जी? यस, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ऐसी बॉडीज की हम स्टडी करते हैं जिनकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्विवेलेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है? अच्छा, तो अब हम यूं कहेंगे, वी कैन से दैट Newton's laws of motion are not exact for all types of motion but provide a good approximation unless an object is small enough
आर मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। और पॉइंट इसमें ये है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और नॉट एप्लीकेबल है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक अलग टॉपिक है जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें एक्सलेरेशन नहीं होता, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो एक्सलरेट नहीं कर रहा होता, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या कर रहा होता है, एक्सलरेट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो न्यूटन्स के जो लॉज है, ठीक है, वो हर बॉडी के मोशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, खास करके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनकी जो वेलोसिटी होती है क्लोज टू दैट ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट होती है टू द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उनके ऊपर ये न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। इसके अलावा ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होते। एप्लीकेबल होते हैं तो कहाँ पर होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होते हैं, ठीक है, यस। तो ये थोड़ी बहुत जो है आपने जो है इसकी जो लिमिटेशंस है याद कर लेनी है।